हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करेंगे। इंटरप्रिटेशन होता क्या है, इसके लिए करियर की अपॉर्चुनिटीज आपको कहाँ कहाँ प्राप्त होंगे और इसमें आप किस तरह से दक्षता प्राप्त कर सकते हैं, इन्हीं सब चीज़ों पर हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में काफ़ी विस्तार से बात करेंगे। इसलिए शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा, जो भी इंटरप्रिटेशन के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। फ्रेंड, इंटरप्रिटेशन को यदि डे टू डे लाइफ में इसके अर्थ को पकड़ा जाए तो इसका अर्थ होता है व्याख्या। और यदि हम लोग पारिभाषिक शब्दावली में इसके शब्द के अर्थ को ढूंढते हैं तो इसका अर्थ होता है भाषांतरण, नहीं तो आशु अनुवाद। फ्रेंड, जो इंटरप्रिटेशन होता है अर्थात भाषांतरण जो होता है वह साधारण अनुवाद से काफ़ी भिन्न होता है। सबसे पहले तो जो भिन्नता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है वह है कि इंटरप्रिटेशन या भाषांतरण जो होता है वह मौखिक होता है, किंतु जो ट्रांसलेशन होता है वह मौखिक न होकर के लिखित होता है। इंटरप्रिटेशन या भाषांतरण जो होता है वो तत्क्षण होता है। तत्क्षण भाषांतरण किया जाता है स्रोत भाषा का लक्ष्य भाषा में, और इस कारण से इसमें थोड़ी त्रुटि रहने की संभावना रहती है और यह अनौपचारिक भी रह सकता है। किंतु जहाँ तक हम लोग बात करते हैं अनुवाद की, ट्रांसलेशन की, तो यह क्या होता है, लिखित होता है। और इसके लिए ट्रांसलेशन करने के लिए अर्थात स्रोत भाषा का लक्ष्य भाषा में अनुवाद करने के लिए आपके पास समय रहता है, और उस समय में समय को देखते हुए आप स्रोत भाषा का लक्ष्य भाषा में रूपांतरण करते हैं तो त्रुटि रहने की संभावना ऑलमोस्ट नहीं रहती है और यह काफ़ी औपचारिक होता है। तो फ्रेंड, ये हुआ इन दोनों ही टर्म्स में डिफरेंस। अब हम लोग जानते हैं कि भाषांतरकारों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। भाषांतरकार अर्थात जो भाषांतरण करते हैं उसको भाषांतरकार कहते हैं, अर्थात आशु अनुवादक कहते हैं, या इसे हम लोग दुभाषिया भी कहते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों है? यदि हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो हम लोग जैसा जानते हैं कि भारत विविधताओं वाला देश है। कहा जाए पूरे विश्व में 5000 के करीब भाषाएं बोली जाती है, और भारत भाषा बोलने वालों, अलग अलग भाषा बोलने वालों की स्थिति के बारे में यदि बात करते हैं तो भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ा देश है जहां पर भाषागत विभिन्नता रहती है। भाषागत विभिन्नता यहाँ पर 840 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। फ्रेंड, हम लोग जानते हैं कि चूँकि हमारे देश में भाषागत विभिन्नता काफ़ी पाई जाती है, और हम लोगों का जो सदन है, राज्यसभा है या लोकसभा है, उसमें जो एमपी चुन करके जो जाते हैं वो अलग अलग भाषाई क्षेत्रों से जाते हैं, पहुंचते हैं, और कोई आवश्यक नहीं है कि जो एमपीज चुन करके जाते हैं वहाँ पर जो भी मेंबर्स होते हैं दोनों सदनों के, उनको हिंदी आती ही होगी, उनको अंग्रेजी आती ही होगी। ऐसी स्थिति में उनको समझाने के लिए, उनकी भाषा को समझने के लिए भाषांतरकारों की आवश्यकता पड़ती है, दुभाषीय की आवश्यकता पड़ती है, इंटरप्रेटर्स की आवश्यकता पड़ती है। और इसके लिए राज्यसभा और लोकसभा समय समय पर वैकेंसीज रिलीज करती है, और जिसमें कि कई तरह के चरण होते हैं। जैसे पहला चरण होता है वक्तृत्व की अर्थात ओरेशन टेस्ट की, इसके बाद फिर हो जाता है आपका रिटन टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट के बाद फिर स्पॉन्टेनियस इंटरप्रिटेशन होता है अर्थात तत्क्षण भाषांतरण की प्रक्रिया होती है, और इसके बाद आपका जो अंतिम चरण होता है वह होता है साक्षात्कार की। फ्रेंड, यह काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है। भाषांतरकार बनना एक काफ़ी चैलेंजिंग काम है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको तत्क्षण अनुवाद करने की आवश्यकता, इसको अनुवाद तो नहीं कहेंगे, भाषांतरण करने की आवश्यकता पड़ती है, और तत्क्षण चूंकि की जाती है भाषांतरण, इस कारण से संभावना रहती है त्रुटि की, और कहीं अर्थ का अनर्थ ना हो जाए इस पर पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है। फ्रेंड, ये हुआ भाषांतरकार हम लोगों के देश के परिप्रेक्ष्य में। हालांकि भाषांतरकारों की आवश्यकता सिर्फ और सिर्फ संसद में ही नहीं पड़ती है। हम लोग जानते हैं कि भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। इसकी जो अर्थव्यवस्था है वह पूरी तरह से वैश्विक हो चुकी है, और
अर्थव्यवस्था के ही सेंस में हम लोग नहीं कह सकते हैं कि भारत वैश्विक हो चुका है। जहां भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक हो गई है कहा जाए तो वहीं पर हम लोगों की संस्कृति भी वैश्विक बहुत ही द्रुत गति से होती जा रही है। हम लोगों की संस्कृति, हम लोगों की भाषा भी विश्व स्तर पर अब रिकॉग्नाइज्ड की जा रही है। ऐसी स्थिति में भाषांतरकारों की आवश्यकता पड़ती है। बहुत सारे बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में आ रही है। उन लोग तो हिंदी नहीं जानते होंगे, उन लोग तमिल नहीं जानते। मान लीजिए तमिलनाडु में वो एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वहाँ पर इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, और वहाँ की भाषा को अच्छी तरह से समझने के लिए भाषांतरकारों की आवश्यकता पड़ती है। तो भाषांतरकारों का जो भविष्य है, करियर है, वो काफ़ी उज्ज्वल है। आप हॉस्पिटल्स देखिए, भारत मेडिकल टूरिज्म में काफ़ी आगे बढ़ रहा है। और जो चेन्नई है वह कहा जाए तो भारत का बहुत ही बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। मेडिकल टूरिज्म के लिए वो काफ़ी रिकॉग्नाइज्ड सेंटर है। वे देश विदेश के लोग वहाँ पर पहुँचते हैं इलाज करवाने के लिए। किंतु जो भी मरीज़ वहाँ पर पहुँचते हैं, मरीजों को अच्छी तरह से, उनकी बीमारी को अच्छी तरह से डायग्नोज करने के लिए इंटरप्रेटर्स की आवश्यकता पड़ती है। तो कहा जाए तो हॉस्पिटल्स में, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में, सरकारी कामकाजों में आपको इंटरप्रेटर्स की भूमिका नज़र आती है। और यदि हम लोग बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत, तो सरकारी, जिस तरह से सरकार अलग अलग देशों के साथ संबंध स्थापित करती है, तो ऐसी स्थिति में इंटरप्रेटर्स की आवश्यकता पड़ती है। प्रधानमंत्री अपने साथ एक इंटरप्रेटर को लेकर के जाते हैं, वो भी ऐसे इंटरप्रेटर को जो जानता हो उस भाषा को, जिस भाषा को लेकर के उस देश में बातें करनी है, उस देश में अपने रिश्ते को सुधारने हैं। अर्थात यदि भारत के प्रधानमंत्री या भारत के कोई भी प्रतिनिधि जापान जाते हैं, तो जापानीज भाषा तो भारत के लोग अगर नहीं जानते हैं, जो भी रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर पहुँच रहे हैं उस भाषा को नहीं जानते हैं, तो ऐसी स्थिति में भाषांतरकार की आवश्यकता पड़ती है। तो कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर भाषांतरकारों की आवश्यकता पड़ती है, दुभाषी की आवश्यकता पड़ती है। तो काफ़ी अच्छा भविष्य है, इसमें स्वर्णिम भविष्य है। आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। और इसमें 35 साल जनरल कैंडिडेट के लिए, यदि हम लोग राज्यसभा और लोकसभा की बात करते हैं, तो 35 साल इसके लिए उम्र सीमा यूआर कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए रखा गया है। तो 35 साल काफ़ी होता है। और यदि ओबीसी, SC ST से बिलोंग करते हैं तो ऑब्वियसली आपको तो एज रिलैक्सेशन भी प्राप्त होगा, है ना। तो जिनका उम्र खत्म हो गया है और जो अर्हता को प्राप्त करते हैं, उनके लिए इंटरप्रेटर्स का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी उनके लिए अच्छा रहेगा। तो ये हुआ फ्रेंड इंटरप्रिटेशन के बारे में, और इंटरप्रिटेशन में किस तरह की आपकी भविष्य है इसके बारे में जानकारी। इसकी यदि हम लोग पृष्ठभूमि, भारत में यदि हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से भाषांतरकारों की आवश्यकता पड़ी, कब आवश्यकता पड़ी, यदि हम लोग बात करते हैं संसद में क्या पहली बार भाषांतरकारों की ज़रूरत 7 सितंबर 1964 को हुई। और इसके बाद से फिर भाषांतरकारों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई। शुरू में तो अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में ही भाषांतरकारों को रखा जाता था, किंतु जिस तरह से भारत के कई सारे क्षेत्रों से लोग आना शुरू हो गए, क्षेत्रीय दलों की भूमिका बढ़ने लगी, 2018 तक आते आते जो भाषांतरकारों की आवश्यकता जो पड़ी वो 17 भाषाओं के भाषांतरकारों की नियुक्ति हो रही थी। लेकिन 2018 में फिर से एक बिल पारित हुआ जिसमें कि 5 भाषाओं को बढ़ाया गया, अर्थात 5 अन्य तरह के भाषांतरकारों की नियुक्ति होना शुरू हो गया। जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 आधिकारिक भाषाओं को स्थान प्राप्त हुआ है, तो 22 आधिकारिक भाषाओं में भाषांतरकारों की आवश्यकता पड़ती है। तो उसके बाद से अब कहा जाए तो नियमित रूप से भाषांतरकारों की नियुक्ति होती रहती है। ये तो हुआ
डिटेल में हम लोग बात किए कि भाषांतरकार होता क्या है, भाषांतरकार के लिए किस तरह के आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, और इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि पर भी हम लोगों ने प्रकाश डाला। इसके बाद फिर अब हम लोग जानते हैं कि आप इस क्षेत्र में कैसे दक्षता प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात इंटरप्रिटेशन में आप किस तरह से दक्षता प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड, जो इंटरप्रिटेशन है, जैसा मैंने कहा कि काफ़ी चुनौती भरा काम है। इसके लिए आपको करने क्या होंगे कि आप कुछ विशेष लोगों की भाषणों को सुने, और क्या करें, हेडफोन लगा लें। हेडफोन लगाने के बाद आप अगर अंग्रेजी श्रुत भाषा रखना चाहते हैं तो अंग्रेजी में सुने, 2-3 सेंटेंसेस सुने, और उसके बाद फिर पॉज करें अपने वीडियो को, और उसका आपको जोर से अर्थात लाउडली आपको इंटरप्रेट करना है, आपको भाषांतरण करना है, और इसी तरह से आप अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो जोर से आप न्यूज़पेपर पढ़िए, 2 सेंटेंसेस 3 सेंटेंसेस पढ़िए, और फिर उसको इंटरप्रेट करिए, उसका भाषांतरण करिए, उसका आशु अनुवाद आप करिए। और इस तरह से आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके आप आशु अनुवाद में अर्थात आप भाषांतरण की इस प्रक्रिया में काफ़ी दक्षता प्राप्त करते चले जाएंगे। ओके, तो फ्रेंड, आशा करते हैं कि आप इस वीडियो लेक्चर से काफ़ी आप लाभान्वित हुए होंगे। कैसे आपको तैयारी करना है, किस तरह से आप इसमें दक्षता प्राप्त कर सकते हैं, आप काफ़ी इससे जाने होंगे, सीखे होंगे। फ्रेंड, आप हमसे अवश्य जुड़ेंगे। आप हमारे आनंदम ट्यूटोरियल्स के ऐप को इंस्टॉल करिए, आपको फ्री में काफ़ी सारे स्टडी नोट्स मिलते हैं लोकसभा इंटरप्रेटर एग्जाम के लिए, या भारत में किसी भी तरह का अनुवाद से संबंधित परीक्षा होती है तो उस परीक्षा के लिए आपके कोर्सेज वहाँ पर उपलब्ध है, वो भी अनबीटेबल प्राइसेस पे। ओके फ्रेंड, आप हमारे वेबसाइट को विजिट करिए anandamtutorials.com, और आप हमारे bankviz.com के भी वेबसाइट को विजिट करिए, जहाँ पर आपको कई तरह के कोर्सेज आपको मिलते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो सेशन में। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट करियर। थैंक यू वेरी मच।